हिंदुस्तानियों को अपने पे राज करना नहीं आता था, तो हमने उन पे राज किया, हमने उनको पढ़ाया लिखाया, और जब हमने देखा कि अब वो खुद अपने पे रूल कर सकते हैं, तो हमने उनको प्यार से आजादी दे दी। ये कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री का मानना है, ये इंपीरियलिस्टिक व्यू है अंग्रेजों का। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 1942-43 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उनके इकोनॉमिस्ट जॉन कीन्स और विंस्टन चर्चिल जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या अनोखा आइडिया निकाला। उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड लड़ रहे हैं, और ये सिर्फ हम अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, हम तो हिंदुस्तान पे भी तो एहसान कर रहे हैं ये लड़के। तो उन्होंने हमारे फूड रिसोर्सेज, हमारा अनाज, हमारा गेहूं, ये मिलिट्री की तरफ डाइवर्ट कर दिया। ब्रिटेन की मिलिट्री को दे दिया, अमेरिका की मिलिट्री को दे दिया, जो उस रीजन में लड़ रहे थे। और इससे हुआ क्या? भुखमरी। 30 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी एक साल के अंदर मर गए, और ये मैन मेड डिजास्टर था। ये इसलिए नहीं था कि क्लैमिटी आ गई, सूखा पड़ गया, नहीं, ये मैन मेड डिजास्टर था। 30 लाख से ज्यादा लोग एक साल के अंदर हमारे हिंदुस्तान में। जब कोविड में पूरी दुनिया में 30 लाख लोग मरे तो इतनी बड़ी न्यूज बन गई। ये एक कंट्री में एक साल के अंदर हुआ, विंस्टन चर्चिल और उनके इकोनॉमिस्ट जॉन कीन्स की वजह से। फिर ये कहते हैं कि हमने तो आजादी दे दी। ये आजादी ऐसे दी नहीं हुई, ये इंडियन स्पिरिट थी जिसने स्वतंत्रता ली। हमने स्वतंत्रता ली। जब भगत सिंह की शादी का वक्त आया तो उन्होंने कहा मैं शादी नहीं कर रहा, मेरी दुल्हन तो आजादी है। जब सुभाष चंद्र बोस को आईसीएस उन्होंने निकाल दिया था, उस समय आईसीएस की पावर तो आज के आईएएस से भी काफी ज्यादा होती है। उन्होंने वो सर्विस ही ज्वाइन नहीं करी, उन्होंने कहा मैं देश के लिए कुछ करूंगा। गोविंद वल्लभ भाई पंत ये देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पे लाठियां पड़ रही है, और ये इंसान आगे हमारा नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ाएगा, ये देश को आगे बढ़ाएगा, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर लेट गए, इसको लाठी ना पड़े। और जवाहरलाल नेहरू अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि उस दिन मेरी जान बच गई कि गोविंद वल्लभ भाई पंत ने मेरे को खेल लिया, और उनको इतनी लाठियां पड़ी गोविंद वल्लभ भाई पंत को कि वो फिर दोबारा कभी सीधा खड़ा नहीं हुआ, वो हमेशा थोड़ा झुके में रहते थे। ये इंडियन स्पिरिट। वीर सावरकर 15 साल जेल में रहे, 10 साल काला पानी, और उधर इतनी यातनाएं दी जाती थी, उसके बाद भी 14 साल वो हाउस अरेस्ट थे। और ये इंडियन स्पिरिट ऐसा नहीं है कि नेशनल मूवमेंट के दौरान देखने को मिली, ये पहले से महाराणा प्रताप जिन्होंने हार नहीं मानी, और जब तक वो जिंदा थे अकबर को गुजरात नहीं लेने दिया। गुरु गोविंद सिंह के बेटे को कहा गया कि आप अपना मजहब चेंज कीजिए, तो 7 साल के बाबा फतेह सिंह, 7 साल के, वो कहते हैं कि मेरे दादाजी चांदनी चौक में गए, उन्होंने औरंगजेब के सामने गर्दन कटवा दी, लेकिन उसके आगे सर नहीं झुकाया। जब उन्होंने अपना मजहब नहीं बदला तो हम क्यों बदले? तो उनको जिंदा दीवार पे चिपका दिया गया। ये इंडियन स्पिरिट जो महारानी कर्णावती ने दिखाई कि शाहजहां के फोर्सेस को डिफीट नहीं करा, उनकी नाक काट के भेज दिया कि दोबारा देवभूमि उत्तराखंड की तरफ देखना नहीं लगा। ये इंडियन स्पिरिट जिसने स्वतंत्रता दिलाई, ये हमें उसके बाद भी देखने को मिली। कारगिल फॉल में कैप्टन बद्रा बाकी सोल्जर्स को बचाने के लिए खुद शहीद हो गए। जसवंत सिंह रावत गढ़वाल राइफल्स के, जब चाइना ने अटैक करा इंडिया पे, तो अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड थे, उनके सारे साथी शहीद हो गए थे, वो अकेले बचे थे, और चाइनीज सोल्जर आगे से आ रहे थे, तो अपनी पोजीशन चेंज कर करके उन पे अटैक कर रहे थे। और चाइनीज सोल्जर्स को उन्होंने 70 घंटे से ज्यादा रोक के रखा, 3 दिन से ज्यादा रोक के रखा, अकेले बंदूक थे। चाइनीज सोल्जर को 3 दिन बाद पता चला कि जो गोलियां बरस रही हैं हम पे और जो लोग हमें रोक रहे हैं वो 25-30 लोग नहीं है, वो सिर्फ एक इंसान है। और उनकी मदद 2 लोकल लड़कियों ने करी, सैला और नूर। आपने अरुणाचल प्रदेश में सैला पास, सैला टनल, सैला लेक का नाम सुना होगा। ये वही सैला है जो जसवंत सिंह रावत के साथ शहीद हुई और देश को बचाया। जसवंत सिंह रावत ने 3 दिन तक अकेले दम पे चाइनीज सोल्जर्स को रोका, 300 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मारा। और जब हमारी वॉर खत्म हो गई चाइना के साथ, तो चाइना ने पत्थर की प्रतिमा बना दी जसवंत सिंह रावत की, इंडिया को भेंट कर कि आपका ऐसा सोल्जर हम भी सलाम करते हैं। और आज उनकी वो प्रतिमा अरुणाचल प्रदेश के उसी गांव में, जिसका नाम अब जसवंतपुर कर दिया गया है, और आज भी लोग वहां माथा टेकते। ये वो इंडियन स्पिरिट थी जिसने स्वतंत्रता ली, हमें दी नहीं। तो क्या
रूल ऑफ हिस्ट्री ऑफ कोर्स गलत है। जो ये हमारी डेमोक्रेसी है जब बनी थी तो हमें दूसरी डेमोक्रेसी का उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना हमें लगा। न्यूयॉर्क टाइम 1960s तक ये लिखता इतना डाइवर्स कंट्री, इतना डाइवर्स कल्चर, इतने रेस, इतनी लैंग्वेज, ये देश नहीं टिकेगा, इसके तो 15-16 टुकड़े हो जाएंगे। और जब हमें आजादी मिली तो हमारी खुद की कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे फूड सिक्योरिटी। अमेरिका ने PL65 प्रोग्राम चलाया और हमें गेहूं देते थे। जब वो गेहूं देने लगे तो हमने कहा दोस्त है चलो ठीक है। फिर बाद में कहने लगे ये जो हम वियतनाम वॉर स्टार्ट करा है आप उसको क्रिटिसाइज मत करो। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कह दिया आपने जो डिसीजन लिया है वॉर का वो गलत है, और क्योंकि वो गलत है तो हम इसको क्रिटिसाइज करेंगे, आप चाहे हमें हमारी मदद करो या ना करो। और उन्होंने बोला कि हफ्ते में एक बार बर्त लो लेकिन डिग्निटी के साथ जियो, और खुद से स्टार्ट करा। आज के नेताओं की तरह नहीं कि तुम ये कर लो तुम वो कर लो, लोग ऐसा नहीं करते, खुद से स्टार्ट करा, खुद की फैमिली से स्टार्ट करा। और वो दिन थे कि जब हमें अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए अमेरिका से मदद लेनी पड़ी, और उसके बाद जब कोविड आया तो अमेरिका हमसे कहता है प्लीज हमें मेडिसिन दे दो। हमने ऑपरेशन मैत्री चलाया जिसमें हमने 98 कंट्रीज को कोविड की वैक्सीन और कोविड की मेडिसिन प्रोवाइड करी। ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन इंसानियत, ऑपरेशन संकट मोचन, ऑपरेशन गंगा, हमने 60 टन मेडिकल किट फूड हमने यूक्रेन को प्रोवाइड कराया। टर्की जो हमें बात में हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल देता है, जब वहां अर्थक्वेक आया तो हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया। हमने अपनी NDRF की टीम वहां भेजी, मेडिकल हॉस्पिटल वहां सेटअप करा। उनको भी ट्वीट करके बोलना पड़ा कि दोस्त इंडिया तुमने वाकई हमारी बहुत मदद की है, और जबकि वो इंडिया को उतना अच्छा मानता नहीं बट उसको भी करना पड़ा। तो ये हमारा ट्रांजिशन रहा कि हम फूड सिक्योरिटी हमारी नहीं थी, हम अमेरिका से मदद ले रहे थे, और कहां हम हर कंट्री अपनी मेडिसिन छुपा के रखा था कि हम किसी और को नहीं देंगे, हमारे लोगों के काम आएंगे। इंडिया 98 कंट्रीज को मेडिसिन भेज रहा था। हमने ये ट्रांजिशन करा, इंडियन डेमोक्रेसी ने ट्रांजिशन करा, और इसकी डेमोक्रेसी टाइम के साथ इंप्रूव हुई है, डिसेंट्रलाइज हुई है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को भी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया। ये वो कंट्री है जिसने इमरजेंसी भी झेली है, असैसिन भी झेले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की जो किए गए, लेकिन आज इतना खड़ा है कि अगर मिडिल क्लास को खाने की जरूरत होती है, मालदीव में पानी की जरूरत होती है, कहीं पर नेचुरल डिजास्टर आते हैं तो इंडिया सबसे पहले आगे आके मदद करता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे UN, जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया तो UN से देखता था, क्यों? क्योंकि रशिया ने वीटो यूज कर लिया कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए। अब चाइना ताइवान पे कल के दिन अटैक करेगा, UN फिर से देखता रहेगा, क्यों? क्योंकि चाइना वीटो यूज कर लेगा। इंडिया ये बात सालों से करता आ रहा है कि आपके मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म की जरूरत है, उसे डेमोक्रेटाइज कीजिए, वरना वॉर होते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब इंडिया कोई मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, चाहे वो ब्रिक्स बनाए, चाहे वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाए, तो चाहे कंट्री छोटी हो या बड़ी हो, सबको बोलने का अधिकार होता है, सबकी बात सुनी जाती है। वहां पर ऐसा नहीं होता हम बड़ी कंट्री है या हमारी इकोनॉमी बड़ी है तो हम दूसरों की नहीं सुनेंगे, जबकि इंटरनेशनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड बैंक में 190 से ज्यादा कंट्रीज हैं उसकी मेंबर्स, लेकिन उसका जो चेयरमैन होता है वो हमेशा यूनाइटेड स्टेट से ही बनता है। ऐसा क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो जब हम देखते हैं कि इंडिया का ट्रांजिशन की कहां वो फूड सिक्योरिटी में लैग कर रहा था और कहां वो अब उसकी सॉफ्ट पावर बढ़ रही है, उसकी फॉरेन पॉलिसीज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो हम देखते हैं कि देश में आज भी कहीं ना कहीं कुछ इंटरनल वीकनेस तो है, चाहे वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो, कास्टिज्म हो, जेंडर बायसनेस हो, करप्शन हो। और जब भी ये इंटरनल वीकनेस आई है इंडिया में पहले से कुछ लोग आगे आए हैं। मैं एक उनका एग्जांपल देता हूं, सावित्रीबाई फुले, वो पहले अनपढ़ थी, उनके हस्बैंड ने उनको पढ़ाया लिखाया, महात्मा ज्योतिबा फुले ने, फिर उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोल दिए और फर्स्ट लेडी टीचर कहा जाता है उनको इंडिया का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने देखा कि इतना डिस्क्रिमिनेशन है, किसी को एजुकेशन मिलती है किसी को नहीं मिलती, तो नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी संस्कृत स्कूल खोला, विडो रीमैरिज की बात करी, एक्ट लाया और चाइल्ड मैरिज को उन्होंने कहा कि ये गलत है, उसके खिलाफ खड़े हुए। मनोरमा जोशी
देखा कि जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनको पढ़ाई लिखाई में ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, उल्टा उनको घर में कैद किया जाता है। तो वो सोसाइटी में गई, उन्होंने परसुएट करा लोगों को, जो लोग मान गए ठीक, जो लोग नहीं माने उनसे लड़ी कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन दो। उनके पढ़ाई में बच्चे स्पेशल ओलंपिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट करा। तो ये वो तबका जो हमेशा खड़ा हुआ है जब भी इंडिया की इंटरनल वीकनेस की बात आई है, वो है टीचर्स। टीचर्स हमेशा आगे रहे हैं, वो सोसाइटी का पार्ट रहे, उन्होंने सोसाइटी को गाइड किया है, लेकिन वक्त आने पे सोसाइटी से लड़ा भी है कि आपके अंदर ये गलत है, इसे सुधारो। आज टीचर्स पे वो रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि इंडिया की इंटरनल वीकनेस को कंट्रोल करा जाए, चाहे वो कास्टिज्म हो, चाहे वो रीजनलिज्म हो, चाहे वो जेंडर बायसनेस हो, कि आने वाली पीढ़ी में ये ना हो। इसलिए टीचर्स और भावी टीचर्स में ये रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है कि इंडिया की इंटरनल वीकनेस को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर हमने अपनी इंटरनल वीकनेस को कंट्रोल कर दिया तो आने वाला वक्त हमारा होगा। धन्यवाद।